हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए स्टार्टअप करते हैं। यहाँ तीन वर्ड लिखे हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों वर्ड का अलग अलग मीन समझते हैं कि ये होते क्या है। देखिए कैश को हम अलग समझेंगे, फ्लो को हम अलग समझेंगे और स्टेटमेंट के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं कि स्टेटमेंट तो आपने बहुत सारी बनाई है। एक बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है कि जिसमें असेट्स और लायबिलिटी किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम पता लगाते हैं। अब यहां देखिए फ्लो का मतलब क्या है। फ्लो मींस या तो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। इनफ्लो मींस पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मींस पैसा जा रहा है। इनफ्लो पैसा कैसे आएगा, हम कहीं से कैश रिसीव करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, किसी भी एसेट्स को सेल करते हैं, मींस पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हम कोई परचेज करते हैं, मशीनरी, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, मींस हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है। कैश का मतलब क्या है इधर। कैश का मतलब है इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां कैश का मतलब कैश मींस डायरेक्टली जो कैश में हो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है इधर। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कि कैश के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, मींस उसे कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होते हैं। और क्या है, ट्रेजरी बिल के बारे में भी सुना होगा आपने। ट्रेजरी बिल्स ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, ये भी हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। साथ में आपने कमर्शियल पेपर सुने होंगे। कमर्शियल पेपर ये भी हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। साथ में आपने सुना होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। क्लियर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो मींस इनफ्लो आउटफ्लो और स्टेटमेंट आप जानते ही हैं। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पढ़ना है, हमें यहां स्टेटमेंट बनानी है। किसकी स्टेटमेंट बनानी है, कैश की, कि कैश का फ्लो कैसा है, कि इनफ्लो है आउटफ्लो है। हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। आज हम इसका बेसिक देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। देखिए स्टार्टअप करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। यहां लिखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड for the year ended, for the year ended, जो भी आपकी डेट्स गिवन हो, जिस डेट को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिखा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कैश का फ्लो किस डायरेक्शन में है, इनफ्लो है आउटफ्लो है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए स्टार्टअप करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंशिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी के बारे में हम समझ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले। देखिए यहां लिखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज हम तैयार करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड इज इन्वेस्टिंग। थर्ड इज फाइनेंसिंग। थर्ड इज फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग मींस जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। एंड फाइनेंस हमारा कहां से अरेंज हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हम फंड कहां से अरेंज कर रहे हैं, शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, हमारा फंड कहां से अरेंज हो रहा है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट होता है। मींस जहां से हम फंड अरेंज कर रहे हैं उनकी पेमेंट भी करनी होती है, तो फंड से रिलेटेड जो भी बात आएगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड मतलब कि हमने कोई नई मशीनरी लगाई, कोई नई मशीनरी में इन्वेस्ट किया, नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, मींस इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, या फिर सेल कर रहे हैं हम। ऑपरेटिंग जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है। इन तीन एक्टिविटीज के बारे में हम इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं। देखिए वन बाय वन, पहले फॉर्मेट देखते हैं होता क्या है, उसके बाद हम तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग डिफाइन करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फॉर्मेट कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखिए, यहां मैंने दो कॉलम बनाए, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। यहां लिखना है आपको पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, डिटेल और अमाउंट करके लिखा हुआ है बुक्स में, वो आप देख लेना। मैंने यहां दो वर्ड लिखे हैं, डिटेल एंड अमाउंट को, अमाउंट इन रुपीज एंड अमाउंट इन रुपीज। यहां डालना है नंबर ए, यहां डालना है नंबर ए, और यहां लिखना है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो देखिए। स्टार्टिंग करेंगे, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी होगा वो लिखा जाएगा। इसके बाद इधर ऐड और लेस करेंगे, ऐड और लेस, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को हमने ऐड लेस क्यों किया, हमें पता है कि हम कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, उन्हें हम ऐड और लेस करते हैं नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने में। लेकिन हमें देखना है कि जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, तो हमें केवल ऑपरेटिंग आइटम लेने, जो हमसे बाय मिस्टेक ऐड और लेस हो गए उन्हें हमें रिवर्स फैक्ट दिखाना है उनका। इसलिए मैंने यहां लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश आइटम। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में और क्या आ सकते हैं हमारे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये भी हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। हमारे लिए कोई भी मिसलेनियस इनकम जैसे डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उन्हें एडलेस करना है। क्लियर है। यहां देखिए स्टार्टिंग करते हैं, हम यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में यहां मैंने ऐड करा डेप्रिसिएशन और क्या, इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ हो रही है, अमोर्टाइज्ड हो रही है, वो लिखा हमने। इसी में हमने ऐड किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट इज, ये हमने लिखा, साथ में हम लेस क्या करेंगे, लेस रेंटल इनकम, जो भी हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है, लेस किया हमने रेंटल इनकम। डिविडेंड इनकम मतलब जो भी हम डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हैं, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम एंड देन इंटरेस्ट इनकम, एंड देन इंटरेस्ट इनकम। हमने इन सबको क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्लियर है यहां तक। हमने क्या देखना है, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, कोई भी इंटरेस्ट हो गया और एक्स वाई जेड अदर आइटम,
हमने एड बैक कर दी, मेनली जो आइटम आते हैं वो मैंने लिख दी है। लेस रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन्हें लेस करना है। इन सबको हमें प्लस माइनस करने के बाद इनको आपने प्लस किया, इसके बाद रेंटल इनकम हो माइनस कर दिया, डिविडेंड इनकम हो माइनस कर दिया, इंटरेस्ट इनकम हो माइनस कर दिया। इन सब का नेट फैक्ट जो भी आएगा, जो भी नेट फैक्ट आता है, नेट इफेक्ट आता है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बोला जाएगा उसे। यहां लिखिए, यहां लिखिए इसे, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहां बिफोर वर्किंग कैपिटल? बिफोर वर्किंग कैपिटल मींस इसमें कुछ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट की जानी है। कौन सी की जानी है वो देखिए। इसमें ऐड करोगे आप डिक्रीज इन करंट असेट्स और ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को तो ऐड करना है हमें। लेस क्या करना है हमें? हमें लेस करना है, लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स, और क्या करना है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इन्हें ऐड लेस करना है हमें। कोई भी करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है उसे ऐड करना है, कोई भी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है उसे ऐड करना है। इधर लिखिए, कोई भी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है माइनस कर दो, जो भी नेट फैक्ट आता है उसमें से इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करके नेट इफेक्ट यहां लिख देना है। और जब इसका नेट इफेक्ट जो भी आएगा, जो भी नेट इफेक्ट आएगा प्लस माइनस करने के बाद, इसमें इसको ऐड प्लस माइनस करने के बाद जो भी इफेक्ट आएगा उसे क्या बोला जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कैलकुलेट हो गई? यहां लिखा जाएगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल, कैश जनरेटेड आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। या फिर आप लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। या फिर मैंने दूसरा नाम बोला कैश जनरेटेड आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से लेस करना है हमें, इसमें से लेस करना है हमें टैक्स पेड। इसमें से टैक्स पेड को लेस किया जाएगा और टैक्स पेड लेस करने के बाद जो फाइनल हमारे पास आएगा उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने यहां फ्लो वर्ड लिखा है, यहां कैश यूज्ड भी लिख सकते हैं। यदि यूज्ड किस केसेस में लिखा जाएगा? यूज्ड लिखा जाएगा जब भी हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में आएगा। यदि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में आता है, इनफ्लो में आता है, मींस की प्लस में आता है, तो उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे। यदि ये हमारा माइनस में आता है तो इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, की इतना कैश यूज हो चुका हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है यहां तक? अब मैंने यहां एक वर्ड लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां लिखा है ना मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? इसका हाफ मार्क्स अलग से मिलता है, इसका हाफ मार्क्स। देखिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इधर ही मैं एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दे रहा हूं। देखिए यहां मैं लिखता हूं वर्किंग नोट, जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने के बाद लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में आपको बनाना है। यहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन में सरप्लस लिखा होता है या फिर रिजर्व्स लिखे होते हैं। मान लो प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट हमने लिख दिया। क्लियर? प्रॉफिट कौन सा है अभी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ऐड हमने किया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व्स को हमने ऐड कर दिया। और क्या ऐड करेंगे? इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड को हमने ऐड बैक कर दिया।
और क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। कोई भी डिविडेंड पे कर रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर्स पे कर रहे हो या फिर इक्विटी शेयर पे कर रहे हो, वो भी आपने ऐड बैक कर दिया। साथ में आपने ऐड क्या किया? आपने साथ में ऐड क्या करना है? टैक्स, जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो। यहां मैं प्रोविजन फॉर टैक्स लिखता हूं, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आपका टैक्स पेड है उसे ऐड करना है। यानी कि ये प्रॉफिट कौन से हो गए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए। ये प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड किया, इंटरिम डिविडेंड पेड ऐड किया, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर ऐड किया और प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने ऐड किया। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक बात कहने वाली है कि यहां मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी होता है और पेड भी होता है। अब ये मेड और पेड क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे। पेड मींस जो इस साल पे करना है, जिसके बारे में हम लास्ट ईयर प्रोविजन बना चुके थे, और मेड मींस जो इस साल हमने प्रोविजन बनाया है। क्लियर है यहां तक? जो इस साल हमने प्रोविजन बनाया वो हमारे लिए मेड है, और जो हमने लास्ट ईयर वाला जो प्रोविजन बनाया होगा, जो कि इस साल पे करना होगा, वो पेड होता है। अब बताइए इसमें कि इसमें टैक्स मेड आएगा या फिर टैक्स पेड आएगा? ये बताइए। इसमें आएगा टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यदि क्वेश्चन में गिवन ना हो तो मेड और पेड सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यदि क्वेश्चन में मेड और पेड दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे आपको क्या करना है? ऐड बैक करना है। इसके बाद इसका टोटल लगा देना है। टोटल लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कई बार क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स भी लिखा हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स लिखा हुआ आ जाता है। या तो रिफंड ऑफ टैक्स को प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस करके दिखाओ नेट फिगर, या फिर जो फाइनल आंसर आया उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर दो। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें हमने एडजस्टमेंट करी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की, प्लस माइनस करते चले गए तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ये स्टेप नंबर 1 हुआ है हमारा। यदि हमें स्टेप नंबर 2 करना हो, इसी में देखिए सभी स्टूडेंट ने यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो क्योंकि फाइनल एग्जाम में जब आपके एग्जाम आएंगे, फाइनल एग्जाम के टाइम, तो आपको केवल नोट्स निकालने और देख लेने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि 1 बाय 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए और करते रहिए इन्हें। अभी इसका हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेप हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए सेकंड स्टेप, यहां से मैं रफ कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड स्टेप हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए पॉइंट नंबर बी, इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते रहना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मैंने यहां ब्लैक पेन से लिख दिया है, क्लियर हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको 2-3 बातें याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। परचेज एंड सेल, दोनों को अलग अलग लिखते हैं जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा आपको इजीली। यहां मैं लिखता हूं परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स। कोई भी नॉन करंट असेट से यदि आप परचेज कर रहे हैं तो आपको इधर लिख देना है और इधर लिख देना है आउटफ्लो। मींस परचेज के टाइम पैसा आपके पास से जाएगा, मींस क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। यहां लिखते हैं सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। किसी भी नॉन करंट असेट्स को हम सेल कर रहे हैं, मींस पैसा हमारे पास आ रहा है, वो हमने इधर लिख दिया। इनफ्लो हो रहा है हमारे लिए। परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है, सेल करते हैं तो इनफ्लो होता है। साथ में हमें क्या याद रखना है? इधर यदि आ जाए लिखा हुआ रेंटल इनकम, रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। डिविडेंड इनकम आ जाए, डिविडेंड इनकम भी प्लस होगा। इंटरेस्ट इनकम आ जाए,
इंटरेस्ट इनकम को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को यहां तक? बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इतना सा काम है। मेनली जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ा, साथ में हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है और इजीली हो भी जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लस माइनस किया, इनफ्लो आएगा या फिर आउटफ्लो आएगा। यदि आउटफ्लो आता है तो यूज करना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड मींस माइनस सिंबल यूज करना है, फ्लो आ जाए मींस प्लस सिंबल, कोई ब्रैकेट नहीं लगाना। और थर्ड पॉइंट है हमारा सी पॉइंट जिसे बोलते हैं। सी पॉइंट यहां लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लिख दिया हमने। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन जो फंड को अरेंज करने से रिलेटेड है। फंड कहां से आ सकता है? या तो शेयर्स इशू करके आएगा फंड। जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर की टाइप आपकी कोई भी हो सकती है, या तो इक्विटी होगी या फिर प्रेफरेंस होगी, इतना याद रखोगे। इश्यू ऑफ शेयर, यहां पर हम रिडम्पशन कौन से शेयर्स का कर सकते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिडीम करना भी होता है। क्लियर है यहां तक? हमने रिडीम करने वाले को लिख दिया और जो इश्यू किया वो हमने प्लस में लिख दिया, मींस इनफ्लो हो रहा है, और रिडीम कर रहे हैं मींस आउटफ्लो हो रहा है। साथ में हमने लिखा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो भी परसेंटेज गिवन है वो आपको लिख देनी है। डिवेंचर्स इश्यू किए तो मींस आपके पास क्या आ गया? इनफ्लो आ गया। आपने बैंक से लोन ले लिया, जब बैंक से लोन लिया तो आपके पास फंड आया, तो यहां लिखो बैंक लोन। बैंक लोन के थ्रू आपके पास फंड आ रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है? इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो प्लस कर दिया आपने। इसमें माइनस क्या करते हैं? इसमें माइनस करते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ऑन, ये जो डिविडेंड पेड होता है ये हमारा किस किस पे हो सकता है? डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर पे भी हो सकता है, और किस पे हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हो सकता है। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एंड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड पे आ रहा है तो हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्लियर है यहां तक? फंड से रिलेटेड कोई भी बात आती है वो आ जाएगी, लेकिन दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन सी दो बातें? एक तो कैश क्रेडिट वाली बात, और दूसरी, एक तो कैश क्रेडिट वाली बात और दूसरी बात कौन सी है? याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट कराई गई होगी स्कूल में, क्लासेस में। कैश क्रेडिट क्या होता है? ऊपर का रफ कर दूं, कोई डाउट ना हो तो। इसे मैं रफ कर रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, इसके ऊपर चलते हैं हम। इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो चल रहा है इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारा कैश क्रेडिट, एक सिंपल सा वर्ड आपको याद रखना है। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट, यहां मैंने लिखा कैश क्रेडिट, और दूसरा लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ध्यान रखना, यदि कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, यदि कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है? इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस करना है। यदि ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या करना है? माइनस करना है। याद रखना है इसमें। सेम एज इज बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज, ये भी सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। यदि इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, डिक्रीज नीचे की तरफ, इंक्रीज के टाइम प्लस, डिक्रीज के टाइम माइनस, ये कर देना है हमें इधर। क्लियर है यहां तक? कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट की एडजस्टमेंट आती है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुई थी, तो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जो कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। अब आपको करना क्या है? यहां लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पॉइंट नंबर सी आ गया हमारा। इसके बाद क्या करना है? फॉर्मेट कंप्लीट होने वाला है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखना।
क्योंकि ये फॉर्मेट है मेन, ये फॉर्मेट हो गया, माइंड में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं करने। फॉर्मेट कोई रटना नहीं है, मैंने छोटी छोटी 2-4 बातें बताई हैं, उन बातों को बस 2 बार आप एक बार मेमोराइज कर लेना, आपको लर्न भी नहीं करना ना रट्टा मारना, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहां लिखना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। 3 पॉइंट बनाए थे हमने। ए मीन्स ऑपरेटिंग, बी मीन्स इन्वेस्टिंग, सी मीन्स फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन तीनों को प्लस करके हमें यहां लिख देना है आउटर कॉलम में। इसके अंदर ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। आप जब फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में देखेंगे तो ये आपका जो आंसर होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आंसर इक्विवेलेंट होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये आंसर हमारा वेरीफाई हो जाता है बैलेंस शीट से। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। आज हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने समझा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, फ्लो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। साथ में हमने ये कैलकुलेशन समझी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है फॉर्मेट आज की क्लास में हमने केवल फॉर्मेट डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी कंटिन्यू चलेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड हम कुछ एंट्रीज को देखेंगे, प्लस एक एक एक्टिविटीज को हम 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल लेकर या 2-2 एग्जाम्पल लेकर उन्हें क्लियर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट लर्न कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।